हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इसको डिस्कस करने के लिए इस वीडियो को हमने बेसिकली आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जनरली क्लास में टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे और के शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप इसको रेडी कर लीजिए। बट आई थिंक कि नाउ अडेज दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज केमिस्ट्री हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है और हमारी लाइफ कैसे केमिस्ट्री से कनेक्टेड होती है, इस सारे फैक्टर्स को इस चैप्टर्स में बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है। और खैर मुझे तो ये चैप्टर वैसे भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें हमारी सारी बेसिक नॉलेज जो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर होनी चाहिए वो सब होती है। क्योंकि केमिस्ट्री लाइफ का वो पार्ट है जो मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक हमारे साथ कनेक्टेड होता है। और इस टॉपिक में भी अगर हम देखें तो मॉर्निंग टूथपेस्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर फेस वॉश यूज़ करते हैं हम अपने फेस को क्लीन करने के लिए। फिर जब हम अ, आगे बढ़ें तो अगर फूड मटेरियल्स की बात करें वहाँ भी केमिकल्स हैं। अगर हम क्लिनजिंग एक्शन की बात करें तो वहाँ भी केमिकल्स हैं। जस्ट थिंक अबाउट दैट द स्वीटनिंग एजेंट, यानी बहुत सारे ऐसे हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको मीठा तो खाना होता है लेकिन शुगर उनके लिए हार्मफुल होती है। तो ऐसे केसेस में हम स्वीटनिंग एजेंट्स, ये भी फूड मटेरियल्स में हम स्टडी कर सकते हैं। फिर अगर हम अपने नेशन की तरफ देखें तो वहाँ पर जब हमारे दो डिफरेंट देशों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, जब उनके बीच में फाइट्स होते हैं, तो जितने एक्सप्लोसिव्स यूज़ किए जाते हैं दे आर ऑल्सो केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल टीएनटी है, आरडीएक्स है, और फ्यूल्स जो हमारे व्हीकल्स में यूज़ होते हैं दे आर ऑल्सो केमिकल्स। रॉकेट प्रोपेलेंट्स है। तो जितनी भी लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं तो कलरफुल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? डाइज। डाइज इज़ ऑल्सो केमिकल। तो इस चैप्टर को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझ सकते हैं। और जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ जाते हैं बेटा, तब कोई भी चैप्टर हमारे लिए बहुत टफ और बहुत अ, मतलब टिपिकल टास्किंग नहीं होता है। आई थिंक कि क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का ये कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इट्स ओनली अ लर्निंग फैक्टर। नो, लर्निंग रट्टाफिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द साइंस। वो कोई भी पार्ट होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बट हर साइंस का ब्रांच अपने आप में कुछ लॉजिक, कुछ फैक्ट, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ इंट्रोड्यूस होता है। तो आई थिंक कि ये चैप्टर भी हमारे यहाँ जो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हाँ बोर्ड्स में तो अभी 4 to 5 मार्क्स आते हैं, लेकिन बेटा कॉम्पिटिशन्स में अब इन्हीं चैप्टर्स से जो आपकी डेली लाइफ के यूज़ होने वाले कंटेंट्स हैं उनके केमिकल्स का यूटिलाइजेशन, उनके यूजेस, उनके कॉम्पोजिशंस और उनके वेरिएशंस की स्टडी की जाएगी। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोगों को क्लास 12th के पढ़ना है वो 3 मेन फैक्टर्स हैं। वन इज़ मेडिसिन और ड्रग, सेकेंड वन इज़ स्वीटनिंग एजेंट्स यानी फूड मटेरियल्स की बात की गई है। तीसरा हमने इसमें एक और टर्मिनोलॉजी है एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी जो माइक्रोबियल्स की ग्रोथ को रोक करके फूड को प्रिजर्व करने के काम आएंगे। या हम जनरली एक और वर्ड यूज कर सकते थे, वी ऑल्सो स्टडी द फूड प्रिजर्वेटिव्स। एंड लास्ट वन इज क्लिनजिंग है, क्लिनजिंग एजेंट्स। और यहाँ पर हम क्लिनजिंग एजेंट्स में दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, सोप और डिटर्जेंट। सोप का स्ट्रक्चर क्या है, सोप कैसे डस्ट पे वर्कआउट करता है, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स कितनी तरीके के होते हैं, कैटाइनिक, एनाइनिक, नॉन आयनिक। क्यों मैंने ये 3 तरीके के वर्ड्स किए? क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में अलग अलग जगह पर अलग अलग डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं। क्या कभी ऐसा देखा है कि हम एक सर्फ घर में खरीद के ले आए, उसी से हम जो है डिश वॉशिंग को भी यूज़ कर लें, उसी से हम हेयर वॉश भी बना लें और उसी से हम कपड़े भी धो लें? ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। इसको आप ध्यान से वन बाय वन टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे और वन बाय वन टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए इसके टास्क को कंप्लीट करेंगे, ताकि बोर्ड के भी किसी भी क्वेश्चन को, सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेडिसिन और ड्रग्स, और इस मेडिसिन और ड्रग्स में अगर हम एक लेमन लैंग्वेज की फॉर्म में देखें तो मेडिसिन और ड्रग दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन केमिकली हम कहते हैं कि दोनों एक है, मेडिसिन भी वही चीज़ है और ड्रग भी वही है। क्यों?
क्योंकि मेडिसिन भी हमारी बॉडी में होने वाली डिजीज़ की क्योर को यूज़ करने का केमिकल कंपाउंड्स, एंड ड्रग इज़ ऑल्सो अ केमिकल सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस द डिजीज़ेज़. But the basic difference between medicine and drug is the medicine is only cure and it is not additive, और इस मेडिसिन का हमारी बॉडी में ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है कि हम एक बार खाएँगे तो हम टिल लाइफ उसके लिए उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते जाएँगे. बट हाँ, ड्रग में एक प्रॉब्लम है कि अगर हम ड्रग लेते हैं तो ड्रग इज़ ऑल्सो पेन रिलीवर, ड्रग इज़ ऑल्सो अ मेडिसिन, बट ये एडिक्शन क्रिएट करती है. ये हमारी बॉडी के उस पार्ट को जा कर के इनिशिएट कर देती है, जहाँ से हमें बार-बार एडिक्शन होता है, एक लिमिटेड इंटरवल टाइम में, कि हमें वही मेडिसिन मिलेगी तब हम काम करेगा. क्यों? क्योंकि जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड होती हैं. कोई भी मेडिसिन जब आप खाते हो तो डायरेक्टली अंदर बॉडी में जा कर के उसी एक पॉइंट को टारगेट नहीं करती. पहले वो एक हमारी बॉडी रिसेप्टर होता है जो इस मेडिसिन की केमिकल कंपोजिशन का ब्रेकअप करेगा, क्योंकि बॉडी में कहाँ जाएगा, कितना क्वांटिटी में जाएगा, किस एसिड से रिएक्ट करेगा. तो बेसिकली सारे बायोलॉजिकल कंटेंट को कनेक्ट करते हुए उस केमिकल कंपोजिशन की एक्टिविटी, उसका ट्रीटमेंट, उसका डिजीज़ का जो क्योर है, उन सब की स्टडी हम इस टॉपिक पे करेंगे. तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज हम लोग. पहली हेडिंग इसी टॉपिक की, दैट इज़ मेडिसिन और ड्रग, जिसमें हम आपको डिटेल्ड स्टडी, जिसमें कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जिसका पर्टिकुलर टास्क होता है, एंटासिड्स क्या होते हैं, सल्फा एसिड्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होती हैं, इनके बारे में एक-एक करके आपको शॉर्ट नोट में फॉर्म में देते जाएँगे, जिसे आप साथ ही साथ नोट करते चलेंगे, जिससे आप ईज़िली नोट्स को भी प्रिपेयर करेंगे और समझ के लर्न भी करेंगे. ओके? सो स्टार्ट. हेडिंग कर दीजिए आप भी अपनी कॉपी पे, मेडिसिन्स और ड्रग. तो आई थिंक आप सबको मेडिसिन और ड्रग में डिफरेंस क्लियर हो गया. अब आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो पहला टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेडिसिन और इसी को ड्रग, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री कहती है दोनों एक ही चीज़ है, एक एडिक्टेड प्रोडक्ट है और एक नॉन एडिक्टेड प्रोडक्ट है. तो अब इस मेडिसिन को, जो कि हमारी बॉडी की डिजीज़ को क्योर करती है विदाउट एडिक्शंस, आर कॉल्ड मेडिसिन. Second important thing is that classification of the medicine. Classification generally 4 factors में based है. पहला, on the basis of पहला on the basis of pharmacological effect. Basically पहला क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जो कि बेस्ड है उसकी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग पर, जो कि यूजफुल डॉग होती है बेसिकली डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल होती है. फॉर एग्जांपल एंटीसेप्टिक्स एंड एनाल्जेसिक्स. ये हम लोग अभी जब क्लास ऑफ ड्रग्स की बात करेंगे वहाँ फिर से इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी केवल हम ये जान लें कि इस ड्रग को हम किस क्लास में क्लासिफाई करते हैं. सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन. ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन मतलब क्या हुआ कि ये हमारी बॉडी के किस बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इसका मतलब इसका जो बेसिक बेस होगा, यानी बेस हो गया इसकी जो क्लासिफिकेशन है, वो ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस.
फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में आप जो स्टडी करोगे वो है एंटीहिस्टामिन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी। एंटीहिस्टामिन का मतलब, एंटी मतलब अगेंस्ट, हिस्टामिन मीन्स होता है एक ऐसा फैक्टर्स जिसे हम एक्सप्लेन करते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, यानी जहाँ पर हमारे जलन हो रही होती है। एंड थर्ड क्लासिफिकेशन हमारा आएगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। ये केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनके कॉमन स्ट्रक्चर फीचर्स होते हैं, बस थोड़े थोड़े सब्स्टिट्यूएंट्स या डेरिवेटिव्स अलग होने की वजह से उनके क्लास अलग हो जाते हैं। तो इस केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे जब हम क्लासिफाई करेंगे तो जितनी सल्फा ड्रग्स होंगी उनकी रेंज की स्टडी हम केमिकल स्ट्रक्चर के बेस वाले कंटेंट्स में कर सकते हैं, क्योंकि ऑल द सल्फा ड्रग्स आर एंटी बैक्टीरियल। एंड द फोर्थ classification based on the molecular target। मॉलिक्यूलर टारगेट मीन्स क्या हुआ बच्चा, कि बेसिकली जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो इंटरैक्ट करती हैं हमारी बॉडी के में प्रेजेंट बायोमोलिक्यूल से। तो इसका मतलब जब ड्रग आई तो वो किससे इंटरैक्ट हुई, बायोमोलिक्यूल से। और ये बायोमोलिक्यूल हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं और न्यूक्लिक एसिड। और ये सारी फैक्टर्स के स्ट्रक्चर्स फंक्शन हम इसी क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर टारगेट की बात कर रहा है, तो ये ड्रग टारगेट इंटरैक्शन कैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ परफॉर्म करेगा बॉडी में, जिसको हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि हमने कहा था कि जब तक हम मेन एक्टिविटी को नहीं समझेंगे तब तक हमें मेडिसिन को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा और हमें लगेगा कि हमें सिर्फ रटना पड़ रहा है। हमें रटना नहीं पड़ रहा बेटा, क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो जो हमने बायोमोलिक्यूल्स की बात करी, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स बिग, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने क्या बताया, ये प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, एंजाइम्स भी हैं। तो अगर हम इस बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्मेंस को देखें अपनी बॉडी के अंदर, तो जो एंजाइम है ये हमारी बॉडी में जो है वो बेसिकली प्रोटीन है, जो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, किसका, कैटलिस्ट का। यानी अगर प्रोटीन का कोई कैटलिस्ट है हमारी बॉडी में, वो क्या है, एंजाइम हो। क्लियर। दूसरा इसमें एक वर्ड आता है रिसेप्टर। जितने बायोलॉजी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये सब टर्म्स बहुत टिपिकल नहीं है। रिसेप्टर्स मीन्स क्या होगा, कि ये प्रोटीन जो है वो कम्युनिकेट सिस्टम फॉलो करेगी कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ हमें इसको यूटिलाइज करना है। ऐसे फैक्टर्स को हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स कहेंगे। तीसरा इसमें आता है, अगर हम देखें तो कैरियर प्रोटीन। दीज आर द टर्म्स विच आर रिलेटेड or which are generally used in the medicinal values, because they are only responsible for the biochemical reactions। बायोकेमिकल मीन्स बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस। तो बॉडी के अंदर हमारे पास क्या क्या है, कैसे वो आगे फंक्शन करा रहा है, इसके बारे में ये छोटा सा एग्जिस्ट है। तो अगर हम कैरियर प्रोटीन को देखें तो दे कैरी पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। का क्या काम होगा, कि ये सेल मेम्ब्रेन में पोलर मॉलिक्यूल्स को कैरी। क्लियर। एंड नेक्स्ट मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि एक मैक्रोमोलिक्यूल्स मेरे पास न्यूक्लिक एसिड भी है। तो इस न्यूक्लिक एसिड का क्या यहाँ पे वर्क हो जाएगा, कि ये कोडेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द सेल। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोडेड
genetic information। क्योंकि जब आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा ना बेटा, तो वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड भी 2 तरीके के हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर एक होता है जो हमारी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस को प्रोड्यूस करता है, यानी अपने जैसा ही एक दूसरा डॉटर एलिमेंट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमने लिखा ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। एंड लास्ट हमने आपको कहा कि हम जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट भी हैं। ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आई थिंक कि आपको ये जो मॉलिक्यूलर टारगेट के फैक्टर्स के लिए ये वर्ड्स दिए गए थे, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गए। अब हम आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में स्टडी कर लें। और ये जो हमारे रिसेप्टर्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बात कर रहे थे बेटा, इसके लिए 2 वर्ड कभी कभी एनसीईआरटी में या आपके सीबीएसई के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक होता है एंटागोनिस्ट और दूसरा आप पढ़ोगे एगोनिस्ट। दोनों क्या हैं, इनको आप मेरे साथ साथ नोट कर लें या बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें कि एंटागोनिस्ट जो ड्रग है वो बाइंड टू द रिसेप्टर साइड एंड इनहिबिट इट्स नॉर्मल फंक्शन। एंटा मीन्स, फिर वही बात आ गई, एंटा मीन्स होता है हमेशा अगेंस्ट। तो अगेंस्ट काम करता है, तो अगेंस्ट काम करेगा तो जो काम हमारा सीधा होना चाहिए उसको वो इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये वो ड्रग्स होती हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं दैट बाइंड टू द रिसेप्टर, ये रिसेप्टर के साथ जुड़ जाती हैं एंड इनहिबिट और रोक देती हैं इट्स नॉर्मल फंक्शन, इट्स नॉर्मल फंक्शन। क्लियर? तो ये दीज आर यूजफुल व्हेन ब्लॉकिंग ऑफ मैसेज इज रिक्वायर्ड। जैसे अब हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो जो हमारे सर में वेन्स जा रही होंगी, अगर और कोई ड्रग हम ऐसी ले लें जो उस वेन के रास्ते में आकर के ब्लॉक कर दे इस वेन को थोड़ी देर के लिए, कि जो मैसेज लेके तुम जा रहे थे इस ब्रेन के पास कि ये सर में दर्द हो रहा है, इस ब्रेन को यहाँ पर अगर ये कंटेंट ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा कि हमारा मैसेज वेन से यहाँ तक नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो हमें सर दर्द की फीलिंग नहीं होगी। तो ऐसे कंटेंट, ऐसी ड्रग जो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, रिसेप्टर मतलब जो रिसीव कर रहे हैं, जो ये बता रहे हैं हमको कि हमें दर्द हो रहा है, ये जो बता रहे हैं कि हमको भूख लग रही है, ऐसी जगहों को ये ब्लॉक कर देता है और इनहिबिट इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग, और उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देता है। ऐसे कंटेंट्स एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। And the second one is agonist. Agonists are the drugs that mimic the natural messages. ये क्या करते हैं, बस इसमें ध्यान रखने वाली बस यही बात है बच्चा, ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये मिमिक द नेचुरल मैसेंजर and take position on the receptor and take position to the receptors, and these are useful when there is lack or natural chemical
लैक ऑफ नेचुरल केमिकल मैसेज, जब वहाँ पर हमारा नेचुरली वो नहीं जा पा रहा होता, वहाँ पर हम इसको यूटिलाइज करेंगे। बस दोनों में यही डिफरेंस है कि ये खुद काम करता है और एगोनिस्ट आए हुए मैसेज की मिमिक करता है और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स करता है। क्लियर? तो ये हमारे 4 क्लासिफिकेशंस थे। ये क्लासिफिकेशन हमारी बॉडी के बायोकेमिकल फैक्टर्स के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उसको थोड़ा-सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब हम क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, मैं बार-बार कह रही थी कि ये हमारी क्लास है, एंटीहिस्टामिन्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, तो इन एंटीबायोटिक्स हैं, इनको हम बाद में आपको डिटेल बताएँगे। तो अब हम थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में नॉलेज कलेक्ट कर लें कि उस एक क्लास के उस एक पर्टिकुलर ड्रग का कहाँ पर कितना वर्कआउट होता है और वो कौन-कौन सी ड्रग मार्केट में जनरल किस नाम से अवेलेबल होती हैं, इसका हमें एक शॉर्ट मैसेज अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर? तो क्लास ऑफ ड्रग में अगर हम पहली एक ड्रग के बारे में पढ़ें जिसका नाम है एंटासिड। तो जैसे ही अपने नाम से ही क्लियर हो गई, एंटा मीन्स अगेंस्ट, आस किसके अगेंस्ट है? एसिड के। ये एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड प्रेजेंट है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एंटासिड। कौन-कौन से वो केमिकल्स होते हैं जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं? वो होते हैं सोडियम कार्बोनेट लाइक Na2CO3, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड लाइक MgOH का होल ट्वाइस, और इसी को हम लोग यहाँ पे कहीं-कहीं पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी यूज़ कर लेते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी हम एंटासिड्स के रूप में यूज़ कर लेते हैं। कुछ एंटासिड्स जो मार्केट में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिंटिडीन, सिम्टिडीन, SIMETIDINE, ये तो केमिकल कॉम्पोजिशन हुआ। मिलेगा किस नाम से? सिम्टिडीन। दूसरा रेंटिडीन, इसको आप जिंटेक भी कह सकते हो। क्लियर? तो ये सब वो हैं जो हमारी बॉडी के स्टमक में एक्सेस ऑफ एसिड को रिमूव करते हैं। क्लियर? दूसरी क्लास हम पढ़ लेते हैं जो हमने आपको वहाँ पर डिस्कस करी, एंटी हिस्टामिन। फिर अपने ही नाम से क्लियर, एंटी मीन्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? हिस्टामिन के। और हिस्टामिन का क्या काम था? बॉडी में इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करना। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी स्किन रैशेज होती हैं, टिश्यूज, जैसे स्किन में रैशेज आ गई, है ना? उसके बाद हमारे यहाँ सॉरी, इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यू होता है, अस्थमा होता है, ईचिंग होती है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये हिस्टामिन के कारण प्रोड्यूस होती हैं। नेज़ल कंजंक्शन होता है, कॉमन कोल्ड होता है। तो ऐसी ड्रग्स जो इन सभी में डिजीज़ेज़ पे एप्लीकेबल होंगी, उसके अगेंस्ट काम करने के लिए रेडी होंगी, ऐसी ड्रग को हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स। और ये एंटीहिस्टामिन्स फॉर कुछ एग्जांपल हम लोग इसके भी लर्न करेंगे बेटा। फॉर एग्जांपल क्लोरोफेनिरामाइड, क्लोरो मीन्स Cl ग्रुप होगा इसमें। हमें स्ट्रक्चर को ऐसे ही याद किया जाता है कि ज़रूरी नहीं कि हम रटें। तो क्लोरो हम कहाँ यूज़ करते थे? जहाँ पे Cl ग्रुप होता है ना? और फिर अगला एक वर्ड आता है फेनी, PHENI, फेनी मतलब बेंजीन के लिए आता है। और एरामाइन, माइन मतलब अमाइंस के लिए आता है। तो अब अगर मुझे नहीं भी कुछ पता होगा ना बच्चे, तो हम इस सारे वर्ड्स को मिला करके इस एक स्ट्रक्चर को कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे आपके यहाँ कोर्स में नहीं है स्ट्रक्चर,
तो चाहे आप इसको क्लोरोफेरामाइन के नाम से याद कर दीजिए या क्लोरो की जगह आप ब्रोमो भी ले सकते थे। तो एक नया कंपाउंड बन जाता और नाम बन जाता ब्रोमोफेनिरामाइन। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन आया तो आप इसको बना के देखा सकती हो एक स्ट्रक्चर को, चाहे आप क्लोरो बनवा लीजिए चाहे आप ब्रोमो बनवा लीजिए, दोनों एक ही बात होगी। तो ब्रोमो मीन्स Br किसके साथ जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग के साथ। तो यहाँ पर अमाइंस का जो बेंजीन रिंग है बेटा उसको आप पिरिडीन के फॉर्म में ले लीजिए एक, और दूसरा हमने बेंजीन रिंग ये बनाई जिसमें हमने Br को यहाँ पर कनेक्ट किया और इस Br से ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, ठीक है, इधर से पैरा और इधर से पैरा, इन दोनों को आपने कार्बन से कनेक्ट किया, ये सिंगल चेन है, ठीक। इसमें भी आपने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाई क्योंकि ये बेंजीन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्योंकि ऑर्गेनिक में यही एक प्रॉब्लम है कि जितनी जगह पर आपका ज़िगज़ैग आ जाएगा उतने कार्बन कंसीडर कर लिए जाते हैं, इसलिए हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई एक्स्ट्रा लाइन, कोई एक्स्ट्रा ज़िगज़ैग इसमें प्रोड्यूस ना हो जाए। और इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो एक कार्बन की चेन के साथ जिसमें अमाइंस ग्रुप लगा होगा, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अगर हमसे क्लोरोफेनिमाइन कहेगा तो यहाँ हम Br की जगह क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें याद कर सकते थे, टेट्राफेनाडाइन, TETRA, टेट्रा मीन्स चार, ठीक है। फिर फेनाडाई, DINE, यहाँ पर भी जो FEN वर्ड आया ना बेटा, ये फेनिल ग्रुप के लिए आया है। टेट्रा मीन्स चार, यानी पूरे स्ट्रक्चर में चार फेनिल ग्रुप होंगे। डाई मतलब दो, और लास्ट में जो आइन वर्ड्स के लिए लिया है वो OH के दो कंपाउंड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जबकि उसके लिए ऑल वर्ड हम लोग लेते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि कई सारे छोटे छोटे टर्म्स को जोड़ करके एक वर्ड बनाया जाता है तो ये इस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर्स को ले सकते थे। क्लियर? बट सबसे अच्छी बात यह है कि एंटीहिस्टामिन्स डू नॉट अफेक्ट द सिक्रीशन ऑफ एसिड इन द स्टमक बिकॉज एंटी एलर्जिक एंड एंटासिड ड्रग्स वर्क ऑन डिफरेंट रिसेप्टर्स। ये जो मैं ऊपर अभी आपको बता के आई हूँ एंटासिड्स, इनका अलग रिसेप्टर है और एंटाहिस्टामिन की बॉडी को कैरी करने के लिए अलग रिसेप्टर है। तो कभी भी एंटाहिस्टामिन एंटासिड्स के फैक्टर्स को, यानी स्टमक के एसिड के करेक्टर को कभी भी चेंज नहीं करेगा। क्लियर? थर्ड हम क्लास ऑफ ड्रग पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। न्यूरोलॉजिकल भी अपने नाम को ही एक्सप्लेन करिए, यानी जो हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के लिए इफेक्टिव होगी। और नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि जब हम बहुत स्ट्रेस होते हैं, जब हमारे अंदर बहुत एग्जाइटी होती है, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है या कोई मेंटल डिजीज़ होती है, तो इस तरीके की जब हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग को यूज़ करते हैं। और इसको भी स्टडी करने के लिए हम दो तरीके की कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। वन इज कॉल्ड ट्रंकुलाइजर्स, one is called tranquilizers and second one is called analgesics. Yeah. ट्रंकुलाइजर्स क्या हुआ? ट्रंकुलाइजर्स वो क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड है जिसका यूज बेसिकली स्ट्रेस या माइल्ड मेंटल डिजीज के लिए किया जाएगा। बेसिकली इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या जब कोई आदमी बहुत हल्का फुल्का कभी कभी मेंटली रिटार्डेड होने की कंडीशन में आता है, तब हम यहाँ पर उसको मेंटल
डिजीज के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, बिकॉज दीज फॉर्म्स एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ स्लीपिंग। इसमें थोड़ा सा स्लीपिंग पिल्स मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी माइंडसेट को आराम तभी देगा जब हमारा दिमाग सोचना बंद करेगा। तो उसको रिलीफ कराने के लिए हम कुछ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं। कौन सी? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का मतलब होता है जो हमारे माइंडसेट, जैसे मैंने कहा ना, स्ट्रेस डिप्रेशन कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो अगर हमारे सोचने की प्रोसेस को रोक दिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो हमारे दिमाग का टेंशन कुछ कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसी मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं जो इस डिप्रेशन के पॉइंट को कम कर पाती है। और जनरली हम जो ट्रंकुलाइजर्स यूज़ करते हैं वो होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। ये जनरली जो है वो ट्रंकुलाइजर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। और इसी के जो डेरिवेटिव्स आते हैं उनके आप नाम दो एक याद कर सकते थे, क्योंकि वो कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे ल्यूमिनल है, जैसे वैलियम है, और इसी को आप सिक्रीटोनिन भी कभी कभी वर्ड से ही पूछ लिया जाता है, सिक्रीटोनिन। क्लियर? और ट्रंकुलाइजर्स में हम लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, फिर मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ, डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन के लिए जिस मेडिसिन को हम बहुत कॉमनली यूज़ कर लेते हैं उसका नाम है इक्वेनिल। ये सारे के सारे ट्रंकुलाइजर्स की कैटेगरी में स्टडी किए जाएं। क्लियर? दूसरे आते हैं बच्चे एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स ऑल्सो रिड्यूसेस पेन विदाउट कॉजिंग इम्पार्टमेंट और कॉन्शियस मेंटल कंफ्यूजन इन कोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस ऑफ सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। और इसको भी स्टडी करने के लिए हम दो पार्ट्स में डाल देंगे। वन इज नॉन नारकोटिक और दूसरा आता है नारकोटिक। नॉन नारकोटिक्स, नॉन मीन्स नहीं और नारकोटिक मीन्स एडिक्शन, यानी जिसका एडिक्शन हमारी बॉडी को नहीं होगा, ऐसी एनाल्जेसिक्स की क्लास कहलाती है नॉन नारकोटिक्स। और जिसका एडिक्शन हमारी बॉडी को हो जाएगा दैट इज नारकोटिक ड्रग्स। इसमें सब इस जनरली बच्चे इस नारकोटिक ड्रग्स के बारे में सभी जानते हैं। कौन कौन से नारकोटिक ड्रग्स जनरली होते हैं बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्फिन है ना, हेरोइन है, एंड कोडीन है। क्लियर? और जितनी नॉन नार्कोटिक्स हैं, यानी नॉन एडिक्टिव, जिसका एडिक्शन हमको नहीं होना, नॉन एडिक्टिव, नॉन एडिक्ट एनाल्जेसिक्स हैं, जैसे एस्प्रिन है एंड पैरासीटामोल। तो कौन सी ड्रग्स का क्या काम है, कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको अपने क्लास 12 के अगर मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं और कंपटीशन के लिए आपको अपने आप को रेडी करना है, तो आपको इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अभी तक मैं मान सकती हूँ कि इनका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं था, बट पिछले कुछ सालों से क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ा रही है, इसीलिए सारा कंसंट्रेशन हम लोग ने बच्चों का किस पे ट्रांसफ़र कर दिया? एवरीडे लाइफ में यूज़ होने वाले केमिकल्स पे। नेक्स्ट हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल्स।
एंटी माइक्रोबियल, फिर एंटी मतलब अगेंस्ट, और माइक्रोबियल्स मीन्स माइक्रोब्स। अब ये माइक्रोब्स मे बी फंगस, मे बी वायरस एंड मे बी बैक्टीरिया। इफ द माइक्रोब इज फंगस, तब जो मेडिसिन यूज की जाएगी तब उसे कहा जाता है एंटी फंगल ड्रग। जब वायरस में यूज की जाती है तब उसे कहा जाता है एंटी वायरस ड्रग, और जब बैक्टीरिया में यूज की जाएगी तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स। एंटी बैक्टीरियल ड्रग, आई बात समझ में? और ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स भी दो तरीके की होंगी। एंटी बैक्टीरियल भी दो तरीके के आपको पढ़ने हैं। कौन से दो हैं? जिनके नाम, टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। वो है बेसिकली बैक्टीरिसाइडल and second one is bacteriostatic। ठीक, एक है बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल का मतलब हुआ जो बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं कि हम तुम्हें एक चांस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर इस क्लास की मेडिसिन आपने खाई है तो किल द बैक्टीरिया, किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, ओफ्लॉक्सासिन, ठीक है। और अगर आपने बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन यूज करी है तो ये जो है केवल इनहिबिट और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एंड क्लोरमफेनिकॉल। क्लियर? तो हमने दो डिफरेंट तरीके के एंटीबायोटिक के बारे में नॉलेज करी। ये दो तरीके के होंगे, एक बैक्टीरियासाइडल जो सीधे किल करेंगे, इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं कि तुमको चांस देंगे। लेकिन जो बेचारे बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं ये थोड़ा सा चांस देते हैं कि मैं मार नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी ग्रोथ को ही खाली कम कर रहा हूँ ताकि तुम आगे किसी को हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस ना करो। और ये पेनिसिलिन ही एक पहली ऐसी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन ढूंढी गई थी जो कि एक जर्मन के साइंटिस्ट ने ढूंढी थी, और इसके लिए इनको आई थिंक नोबेल प्राइज़ भी मिला, है ना? तो ये हमारे कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिनके बारे में हम लोगों ने एंटी माइक्रोबियल्स को पढ़ा। अब इस एंटी माइक्रोबियल्स के बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ वन, एंटीसेप्टिक। इसी के साथ एक और वर्ड जोड़ा जाता है, डिसइनफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइनफेक्ट दोनों में छोटा सा फिर वही बात कि हमारे हिसाब से केमिकल की केमिस्ट्री के हिसाब से दोनों एक जैसे हैं,
बट लेकिन हाँ, जब हम डेली यूज़ में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर इनके कंसंट्रेशन के बेस पर इनकी 2 अलग-अलग क्लास बनाई गई कि एंटीसेप्टिक जो हैं, वो लिविंग टिश्यू पे यूज़ किए जा सकते हैं, यानी इतने माइल्ड कंसंट्रेशन के होते हैं, और जितने डिसइन्फेक्टेंट होते हैं, ये जनरली लिविंग टिश्यू पे यूज़ नहीं किए जाते हैं। ये जैसे हम लोग घर का क्लीनिंग के लिए फ्लोर क्लीनिंग का जो लेके आते हैं, टॉयलेट क्लीनिंग लेके आते हैं लिक्विड, उन सब में हम लोग जनरली इस डिसइंफेक्टेंट को यूज़ कर, क्लियर? तो व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स? एंटीसेप्टिक्स आर केमिकल्स व्हिच चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, किल देम, बट आर नॉट हार्मफुल टू द लिविंग टिश्यू। काम ये भी वही कर रहा है, किल कर रहा है या स्टॉप कर रहा है, किसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। लेकिन जो किल और स्टॉप कर रहा है, उस ड्रग को हम एंटीसेप्टिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लिविंग टिश्यू पे किसी भी तरीके का हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं किया। फॉर एग्जांपल फ्यूरासिन एंड सोफ्रामाइसिन, जो हम लोगों को नॉर्मली याद रह सकती है, क्योंकि सोफ्रामाइसिन तो बेसिकली सभी को कॉमन है और पता होती है। तो सोफ्रामाइसिन एंड फ्यूरासिन। और कुछ और एग्जांपल्स ले सकते थे, जैसे डिटॉल है। और डिटॉल का तो खैर आप सीबीएसई में क्वेश्चन इसके कंपोजिशन का भी आता है बेटा, कि डिटॉल का कंपोजिशन क्या है। तो डिटॉल का जो कंपोजिशन है वो है मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल और अल्फा टर्पेनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल प्लस अल्फा टर्पेनॉल। तो इस डिटॉल का यूज़ भी हम लोग करते हैं। इसी तरीके से एक आता है बिथिनल, ये भी एक केमिकल है जिसका यूज़ हम लोग सोप में करते हैं, जो कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को रखता है और किसी भी तरीके के बॉडी में फंगस वगैरह को नहीं होने देता। और एक होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, और ये प्रिपेयर किया जाता है 2 to 3% solution of iodine in alcohol and water, क्लियर? और ये जो हम लोगों का लास्ट था डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट जो कि हम लिविंग टिश्यू पे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये हार्मफुल इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ये केवल हम अप्लाई करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे जैसे फ्लोर है, ड्रेनेज सिस्टम है और टॉयलेट क्लीनर है, और इस तरीके की जगह पर डिसइंफेक्टेंट, ठीक है? फॉर एग्जांपल 0 पॉइंट सॉरी 1% 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, क्लियर? तो आई थिंक कि आपको इस मेडिसिन और ड्रग्स के बारे में जितनी हम लोग ने स्टडी करी वो समझ में आ गई। अब आप इसका फिर से एक बार पूरा रिवाइज करिए और उसको फिर से अपने नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट करके लर्न करिए, एंड देन आई थिंक कि आप इस वीडियो को एंजॉय करने के बाद इस टॉपिक को भी एंजॉय करना सीख जाएं।